21 नवंबर को 4 श्रम नियम आ गए हैं। वो नियम इस देश में हर वो एमएनसी कंपनी वर्कर के लिए, इस देश में हर मजदूर के लिए, इस देश में जो भी रोजगार से जुड़ा हुआ जो काम कर रहा है उस हर व्यक्ति के लिए है। तो हमें ये समझना चाहिए ये 4 जो श्रम की जो नियम है वो हमको प्रभावित कैसे करेंगे और कॉर्पोरेट को फायदा कैसे देंगे। ये मैंने कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको बताया। उस पॉइंट्स को बारीकी से आप समझना और फिर आप खुद से अध्ययन करके विश्लेषण करना कि इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा और कॉर्पोरेट को इससे कितना फायदा होने वाला है। ये आप बहुत अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से, सरकार ने किस तरीके से इस बिल से उनको फायदा दिया है, ये आप समझ पाएंगे। आइए मैं विस्तार से समझा देता हूं। 4 श्रम संहिताएं जो पहले 29 थी अब उसको 4 कर दिया गया, तो उसमें क्या क्या बुरी चीजें श्रमिकों के लिए होने वाली हैं, अच्छाइयां भी क्या होंगी, ये भी मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। पहले नंबर पर है 12 घंटे का कार्य दिवस। पहले 8 घंटे ही किसी लेबर से या किसी कर्मचारी से किसी कंपनी के द्वारा कराया जा सकता था, लेकिन अब उसको अब फ्लेक्सिबल बना के 12 घंटे तक कराया जा सकता है। समस्याएं इससे क्या होंगी? आपको पता है कि हमारे देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो काफी लो है और यहाँ पर स्वास्थ्य की जो बहुत ज्यादा सर्विस नहीं है, ना ही जागरूकता है लोगों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर। तो आने वाले समय पर मानसिक रूप से प्रताड़ना, मानसिक रूप से पीड़ित ऐसे कई व्यक्ति निकलेंगे जो 12-12 घंटे जॉब करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि 12 घंटे जॉब करने से मेरा आगे के दिन बच रहे हैं। ये उनको अच्छा लगेगा, लेकिन इससे मानसिक रूप से वो बीमार बनेंगे। लेकिन इससे कंपनी को फ़ायदा क्या होगा? अगर मान के चलिए किसी कंपनी का हफ्ते में पहले वो 8 घंटे काम कराती थी, लेकिन एक्स्ट्रा ओवरटाइम उसको आज थोड़ा सप्लाई ज़्यादा है, उसको ज़्यादा लेबर चाहिए, तो वो 8 घंटे के बाद 90 घंटे या 10वें घंटे में काम कराती थी, तो उनको ओवरटाइम देती थी। इससे बचत होती थी उन व्यक्तियों को थोड़ा अलग से आय हो जाती थी। लेकिन अब कंपनी तय करेगी कि उसको किस दिन ज़्यादा ज काम की ज़रूरत है, तो वो अपनी लेबर से 8 घंटे से 12 घंटे काम करा के अपने जो ओवरटाइम का जो पैसा है, वो बचा लेगी। लेकिन जिस दिन कंपनी को लगेगा कि आज मेरे पास में काम नहीं है और इस लेबर के द्वारा 48 घंटे काम अगर कर दिया गया है या इस कर्मचारी के द्वारा कर दिया गया है, तो उसको उस दिन वो छुट्टी दे सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस बार आ गई है। इससे कंपनी को तो डायरेक्टली फायदा मिलेगा, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनको नुकसान झेलने को मिलेगा। दूसरी चीज है, 300 कर्मचारी तक की छंटनी की स्वतंत्रता आ गई है। पहले हमारे देश में जो 29 नियम थे उसमें 100 से ज्यादा कर्मचारी की जो कंपनियां थी वो बिना किसी सरकारी अनुमति के, बिना किसी पत्राचार के अपने कर्मचारियों को अपनी कंपनी से नहीं निकाल पाती थी। लेकिन अब इसकी सीमा 300 तक कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में 300 से नीचे की जो कंपनियां हैं वो लगभग लगभग 80 से 90% है। कुछ ही परसेंट लोग हैं जो बड़ी कंपनियों में काम कर पा रहे हैं, बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 300 से नीचे की जो कर्मचारी की कंपनी है उसमें ही काम कर रहे हैं। तो सबसे मोटा हमारा अगर देखा जाए तो कंपनियों का जो है वो यही एक परसेंटेज है। इसमें होगा क्या कि अब जो 300 से नीचे की जो कंपनी होंगी वो सरकार से कोई अनुमति नहीं लेंगी। जब उनको आवश्यकता होगी कि मुझे अपने कर्मचारियों की छंटनी करनी है तो बिना किसी अनुमति के वो कर सकती हैं। इससे सुरक्षा अगर नौकरी को लेकर देखा जाए तो वो घट जाएगी। जो सुरक्षा आदमी को लगता है कि अब मेरा जीवन सुरक्षित हो गया है, तो वो बिल्कुल नहीं मान सकता कि अब उसका जीवन सुरक्षित हो गया है। उसकी नौकरी कभी भी किसी भी समय पर जा सकती है अगर वो 300 से नीचे की कर्मचारी की कंपनी है। साथ ही में एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो कंपनी 300 के आसपास काम कर रही है तो वो अब 300 के नीचे काम करेगी। क्यों? क्योंकि उसको उसमें काफी चीजों का फायदा मिलने वाला है। 290 या 300 या 305 की जो कंपनियां हैं अब वो धीरे धीरे 300 से नीचे पर अपने आप को सकोड़ लेगी, जिससे उसके पास एक स्वतंत्रता हो जाएगी कि वो अपने कर्मचारियों को बिना किसी सरकारी अनुमति के निकाल पाएगी। तीसरे नंबर पे आता है हड़ताल अधिकार समिति। अभी क्या हो, पहले क्या होता था कि आपका आज दिक्कत हुई किसी यूनियन में किसी कर्मचारी को और उन्होंने तय किया कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे कंपनियों के काम रुकते थे, लेकिन एक जो मजदूर व्यक्ति है उसकी आवाज को भी मजबूत बनाया जा सकता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अगर आज आपको दर्द हुआ है तो आप 14 दिन का नोटिस पीरियड देंगे। लेकिन इससे समस्याएं क्या आएंगी कि हमारे देश में अगर 14 दिन का नोटिस पीरियड अगर दिया जाएगा तो चाहे वो कंपनी हो चाहे वो प्रशासन हो, वो किसी भी तरीके से उस यूनियन को बैठा देगी, उस यूनियन को मना लेगी या फिर उसमें जो हड़ताल करने वाले लोग हैं उनको तोड़ देगी। ये हमारे देश में बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं कि हो जाता है। इससे क्या होगा कि यूनियन की जो शक्ति है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। जो एक मजदूर की आवाज को उठाया करती थी अब वो आवाज कहीं ना कहीं दब जाएगी। चौथे नंबर पे फिक्स टर्म योजगा रोजगार। स्थायी नौकरी की जगह अस्थायी नौकरी कंपनियां अब दे सकती हैं। पहले क्या है कि अगर कोई कंपनी 240 दिन
अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने पर काम कर रही है तो वो एक स्थायी प्रोडक्ट को बना रही है जिसके लिए जिसकी आवश्यकता हमारे देश में सबसे ज्यादा है। तो फिर उसके लिए वो ऐसे कुछ स्थायी पदों को रखती थी जिसमें उन लोगों को रखा जाता था जिनकी नौकरी स्थायी होती थी। वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाते थे कि हाँ, अब मैं इस कंपनी में आने के बाद में मेरा भविष्य अब सुरक्षित हो गया है। लेकिन इस नए नियम के अनुसार अब उन जगहों पर भी कंपनी अपने प्रॉफिट को देखते हुए अस्थायी नौकरियां दे सकती हैं। अस्थायी नौकरी चाहे वो ठेके के आधार पर हो या जो भी कंपनी अपने आधार पर सोच सकती है कि उसको फायदा किस तरीके से कहाँ होने वाला है। दूसरा है इसमें भविष्य असुरक्षित। ये बिल्कुल साफ-साफ है, जो हम सब लोग समझ रहे हैं कि अगर किसी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरा जीवन सुरक्षित है, लेकिन कंपनी को जब लगेगा कि मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो फिर वो ठेके प्रथा में आएगा और अपने उसी प्रोडक्ट को कम रेट के कर्मचारियों को लेकर आएगा और आपको निकाल कर अस्थायी रूप से उनकी नियुक्ति करेगा। 5वें नंबर पे है निरीक्षण प्रणाली कमजोर। ये सबसे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आया कि इस तरह की चीज़ों को क्यों कंपनी एक्ट में ये डाला गया है। पहले क्या होता था कि किसी भी कंपनी में अगर कोई शिकायत आती है, मजदूर को लेकर आती है या फिर वहाँ की जो मशीनरी सिस्टम को लेकर आती है, फूड सेफ्टी को लेकर आती है, किसी भी बात को लेकर, तो जो निरीक्षण करने वाली जो टीम होती थी, वो तुरंत उस कंपनी में आ जाती थी और जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको क्या समस्या हो रही है, उनसे तुरंत उनसे पूछा जाता था, तो वो अपनी समस्याओं को बता सकते थे। लेकिन अब निरीक्षण प्रणाली में क्या हो गया है कि अचानक निरीक्षण खत्म हो गया है। आपको पहले उनको डिजिटली रूप से मेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको बताना पड़ेगा। अब आप एक बात को समझिए, आप अगर चोर हैं, अगर पुलिस आपके पास में पहले से बताकर आएगी कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो क्या चोर आपको वहीं मिलेगा या फिर उसने जो चोरी की होगी वो सामान आप कभी उस चोर से ले पाएँगे? नहीं ले पाएँगे। तो ये नियम पता नहीं क्यों लाया गया है। अगर अचानक निरीक्षण खत्म हो जाएँगी तो इससे जो सुरक्षा है कर्मचारियों की उसका उल्लंघन होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हमारे कंपनियों में हम लोगों ने अक्सर देखा है कि कंपनी के में जो मशीन खराब होने के कारण लेबर नहीं रहती है, तो कंपनी जब ध्यान नहीं देती है तो निरीक्षण तत्काल एकदम से ना हो जिस कारण से कहीं न कहीं वो कुछ काम तो करती हैं। लेकिन अभी अगर अचानक से निरीक्षण ही खत्म हो जाएगा, सारा अगर उसका आधार पे होगा कि डिजिटल रूप से आप उनको लेटरबाजी करिए उसके बाद आप आएँगे, तो फिर आपको पता है इस देश में अगर कोई भी इंस्पेक्टर अगर उस कंपनी में निरीक्षण करने आएगा, तो उसको पहले ही मना लिया जाएगा, पहले ही पैसा दे दिया जाएगा, तो वो आएगा और आराम से पैसा लेकर उस चीज़ को खत्म वहीं की वहीं कर देगा। तो सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। फूड वाली जो कंपनियाँ हैं, वो क्या उसमें मिला रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं और अगर वहां पर निरीक्षण तत्काल नहीं करके आप बताकर आते हैं तो वो तो सारी चीजों को अच्छा पहले ही कर लेंगी। तो फिर आप कैसे पता कर पाएंगे कि कोई कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। 6वें नंबर का ओवर टाइम का बढ़ता दबाव। लचीले घंटे, गलत फायदा, मजदूर से अधिक काम। देखिए इसमें ना जैसे अब मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि निरीक्षण जो तत्काल नहीं होगा, अब वो समय बताया जाएगा कि हम आएंगे या फिर डिजिटल रूप से पहले लेटर जाएगा उस आधार पर होगा। तो फिर अब इसमें क्या होगा कि कोई भी कंपनी को पता है कि निरीक्षण तत्काल नहीं हो रहा है, तो आजकल बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोगों को आप 10 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 14 घंटे भी काम करने की बोलेंगे तो उसको रोजगार के लिए वो भी करना पड़ेगा। तो कंपनी फिर मजदूरों से ज्यादा समय काम करवाएगी और जब वो काम नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकालने का भी उसके पास में अधिकार आ गया है। अगर हम सोचें कि अगर वो निरीक्षण टीम आएगी फिर उसको जो बता देगी सारी चीजें, लेकिन इस देश में हमें पता है कि बेरोजगारी इस हद तक हो गई है जब आपने संविधान में ही उनको दे दिया कि आप 12 घंटे तक काम करा सकते हैं, तो उसका मिसयूज कहीं ना कहीं कंपनी वाले लोग मजदूरों के अहित में करेंगे और मजदूरों का इससे बहुत ज्यादा शोषण होने वाला है। 7वां है यूनियन बनाना कठिन। पहले जो यूनियन है वो 7 या 7 से ज्यादा लोग बनाते थे और उसको बनाकर कोई भी बात मजदूरों की होती थी तो उस पर वो कर पाते थे। लेकिन अभी कर दिया है कंपनी के लगभग 10% से ज्यादा आपके पास अगर एम्प्लॉय आपके फेवर में है तभी आप यूनियन बना पाएंगे। कोई बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल अगर ये डिसीजन उन्होंने किसी को उस चीज को सोच के किया है तो कोई अच्छी इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा जटिल कर दी है। ये चीज दिखाती है कि ये सरकार कंपनी के फेवर में इस तरीके से काम कर रही है कि वो नहीं चाहती है कि कंपनी के विरुद्ध में अगर कोई मजदूरों के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कोई यूनियन खड़ी हो। तो ये कुल मिलाकर यूनियनों को खत्म करने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जटिल कर देंगे तो कोई भी यूनियन जब अपने दस्तावेजों को बनवाएगी तो उसके पास वो हर चीज को फुलफिल नहीं कर पाएगी। जब नहीं कर पाएगी तो आप यूनियन नहीं बना पाएंगे, यूनियन नहीं बना पाएंगे तो आप उनके मुद्दों को, मजदूरों के मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे।
8वें नंबर पे है रात की शिफ्ट में महिलाओं को जोखिम है। बिल्कुल। अभी तक रात में महिलाओं को नहीं था आदेश, लेकिन दिन में तो था। लेकिन इस देश में हम लगातार इस तरह के केस देख रहे हैं कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं भी कैसे सुरक्षित होंगी? जहां दिन में महिलाओं को सुरक्षा इस देश में नहीं मिल पाती है, तो रात में कैसे मिलेगी? मैं बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं हूँ कि महिलाओं को रात में नहीं मिलना चाहिए मौका, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश की जो सुरक्षा प्रणाली है, उस पर सवाल उठते हैं। अगर रात में महिलाओं को इस तरीके की अगर चीज़ें दी जाएँगी, तो सुरक्षा को लेकर आप लोगों के क्या प्लान हैं? आप अभी आपने महिलाओं को रात में जॉब पर बुलाने के लिए आपने परमिशन दे दिया, लेकिन सुरक्षा के लिए आपने किस तरीके से चीज़ों को बनाया है? आप कैसे उनको सुरक्षा को दे पाएँगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा क्या है कि जैसे कुछ कंपनियाँ छोटी कंपनियाँ हैं, लेकिन उसके जो कर्मचारी में जो बड़े लेवल पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी वो कैसे मानसिकता के लोग हैं, उनका कैसा विचार है? अगर वो अपनी रात में जो महिला नहीं चाह रही, लेकिन उसको फिर भी वो अगर रात में बुला लेते हैं, काम करवाते हैं, तो फिर उसका जो खामियाज़ा उस महिला को भुगतना पड़ेगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो फिर सुरक्षा इंतज़ाम पुख्ता हैं कि नहीं है, ये तय कौन करेगा? तो ये अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बताया गया है इससे, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं को समस्याएँ तो आएँगी। कंपनियों का फ़ायदा टोटली इस पूरे बिल में दिख रहा है, लेकिन जो लोग कर्मचारी हैं, जो लेबर है, उसको नुकसान बहुत बड़े स्तर पर इसमें समझने आ रहा है। सामाजिक सुरक्षा और लाभ अस्पष्ट। जो गिग वर्कर का लाभ सुनिश्चित है, फंडिंग स्पष्ट नहीं। अब इसमें क्या आया है, जो गिग वर्कर है मतलब जो ठेके प्रथा पर जो काम करते हैं, जैसे मोटा-मोटा हम लोगों ने अभी बहुत सारे ऐसे ज़ोमैटो वर्कर को देखा है, स्विगी को देखा है और जो रैपिडो वाले होते हैं, जो भी अपने मतलब हम हमारे पास डिलीवरी का काम करते हैं, सिर्फ यही नहीं, ठेके प्रथा में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो उन लोगों को अभी तक सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती, लेकिन सरकार ने ये बात अच्छी की है कि इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। इनको पीएफ से लेकर बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ अभी इनके सैलरी से या जो भी है इनको दी जाएँगी। लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया है कि ये जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर पैसा होगा या फिर जो सुरक्षा होगी वो कौन देगा, कैसे देगा, ठेकेदार देगा, सरकार देगी या कैसे क्या होगा, इस पर किसी भी तरीके से कोई भी स्पष्टता नहीं दर्शाई गई है। इसीलिए आप देखेंगे फंडिंग स्पष्ट नहीं है। किसी भी तरीके का कोई आधार तय नहीं है। अगर ठेकेदार से अगर सरकार बोलेगी कि आपको सुरक्षा देनी है, तो हमें पता है ठेकेदारी प्रथा में कोई भी ठेकेदार अपने फ़ायदे को देखेगा, ना कि उस कर्मचारी के फ़ायदे को।